बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हुई, उन दरख्वास्तों की दोबारा फिक्सेशन और बेंच की तश्कील से मुतल्लिक़ एक ख़बर चलाई गई। नाज़रीन, वो ख़बर एक्यूरेट नहीं है, वो ख़बर दुरुस्त नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ असल ख़बर क्या है, 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर कब और कितने रुकनी बेंच समाअत करेगा, इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम जब अक्टूबर 2024 में पास की गई तो उसके ख़िलाफ़ दर्जन भर दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गईं और उन दरख्वास्तों को जब जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच के लिए जजेस नॉमिनेट किए तो आइनी बेंच ने पहली समाअत जनवरी के मिड में की थी, वस्त में की थी और वो 8 रुकनी बेंच बना था जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। उस बेंच में नाजरीन जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो शामिल थे। अब नाज़रीन यही बेंच दोबारा से बनाया गया है। 8 रुकनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की जो फिक्सेशन की बार बार बात की जा रही थी, बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई जो दरख्वास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए आखिर फ़िक्स क्यों नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन फ़िक्स कर दिया गया है। 8 रुकनी बेंच जो मैंने नाम आपको बताए हैं जिसने जनवरी 2025 में समाअत की थी, वही बेंच समाअत करेगा अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में। और जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ख़बरें चली हैं वो 23 सितंबर की चली हैं, यानी आज 23 सितंबर है, 7 रोज़ के बाद 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की खबर चलाई गई। लेकिन असली खबर यह है कि 30 सितंबर को नहीं बल्कि हमारे पास जो कोर्ट प्रोग्राम है उसके मुताबिक, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आइनी बेंच 8 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो 7 सितंबर को 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। तो देखते हैं 7 सितंबर को इस अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या होता है। तवील अरसे के बाद ये केस लगा है लेकिन इसमें फेडरेशन को, मुतल्लिका वजारतों को ऑलरेडी 8 रुकनी बेंच ने जनवरी 2025 में समाअत करते हुए नोटिस करके उनसे जवाब तलब कर लिया था। अब चूँकि दोबारा ये केस समाअत के लिए फ़िक्स हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत का जवाब भी आएगा, हुकूमत तहरीरी जवाब देगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की साइड पर हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिन्हें जुडिशल वर्क से रोक दिया गया था और हम ये बार बार बात कर रहे थे कि जहांगीरी साहब की दरख्वास्त दायर हुई, जहांगीरी साहब की दरख्वास्त पे डायरी नंबर लगा, जहांगीरी साहब की दरख्वास्त पे केस नंबर लगा, लेकिन जहांगीरी साहब ने उस अपनी जो दरख्वास्त थी कि उन्हें जुडिशल वर्क से रोका गया है उसकी अर्ली हेयरिंग की कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। तो आज जहांगीरी साहब ने अपनी CPLA जो सिविल पटिशन लीव टू अपील है उसकी अर्ली फिक्सेशन की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रफाकत अली शाह साहब की जानिब से दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 22 सितंबर से जो अदालती हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ है जिसका इख्तिताम 26 सितंबर को होगा, इस अदालती हफ्ते में मेरी जो अपील है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अच्छा, अर्ली हेयरिंग के आपको जस्टिफिकेशन, आपको जवाज़ भी देना होता है। तो जहांगीरी साहब ने जवाज़ ये दिया है कि ये जुडिशल वर्क से रोकने से जो मरी इंसाफ फराहमी की जिम्मेदारियां हैं वो रुक गई हैं और जो अदालत उज़्मा के तय करदा असूल हैं कि जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जाता, उन तय करदा पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की गई है और मुकदमे में जो जज की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की गई। यकतरफा तौर पर एक्स पार्टी मेरे खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। जो दरख्वास्त दायर हुई मेरे खिलाफ मेरी डिग्री को बुनियाद बना के वो नेक नियति की बुनियाद पर दायर नहीं की गई, वो नाकाबिले समाअत है। तो लिहाजा अदालत उज़्मा इस केस में जुडिशल इंटरफेरेंस करे, यानी अदालती मदाखलत करके मुझे जुडिशल वर्क की जो है वो इजाज़त दी जाए। और ये भी तारिक जहांगीरी साहब ने कहा कि एक जज जो हाई कोर्ट में होता है एक मखसूस मुद्दत तक वो अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है। अगर उसे जुडिशल वर्क से रोक दिया जाए तो फिर उसका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो वक्त ज़ाया होगा जब तक जज जुडिशल वर्क से रुका रहेगा तो वो जो वक्त ज़ाया हुआ है वो दोबारा से नहीं मिल सकता, रीगेन नहीं हो सकता।
तो देखते हैं कि ये दरख्वास्त जो अभी जंगरी साहब ने दायर की है, इस हफ्ते रवा हफ्ते अब 23 सितंबर को निकाल के किस तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर होती है। अब 24 सितंबर का दिन बचा है, 25 सितंबर का दिन बचा है और 26 सितंबर का दिन बचा है रवे हफ्ते में। तो देखते हैं कब इस दरख्वास्त की फिक्सेशन का जुडिशल बेंच जो है वो फैसला करता है। इसके अलावा नाजरीन, आज इमरान खान साहब के वकला ने जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है जिसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी एक्यूज़ हैं, आज इस केस में तहरीक इंसाफ ने फिर बाइकआउट किया और जज साहब से भी कहा कि हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन जब बाइकआउट की धमकी जज साहब को दी गई तो जज साहब का जवाब क्या था? उस जवाब पे आने से पहले नाजरीन, PTI के इमरान खान के वकला ने अदालत से ये कहा कि एक तो जो गुज़िश्ता हेयरिंग हुई थी 19 सितंबर को, उसकी जो अदालती कार्रवाई है उसकी CCTV फुटेज फराहम की जाए। दूसरा कहा गया कि जो इमरान खान को वीडियो लिंक पे उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाना है, हम अदालत के 19 सितंबर के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज करना चाहते हैं, तो जब तक लाहौर हाई कोर्ट से फैसला ना हो जाए आप अदालती कार्रवाई को आगे ना बढ़ाएं, अदालती कार्रवाई को यहीं रोक दें फौरी तौर पे। तो जज साहब ने कहा कि आपको हक हासिल है, आपका कानूनी राइट है, आपको अगर फैसला पसंद नहीं आया वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की हाज़िरी का, आप उस फैसले को कानूनी साइट पे एपलेट फोरम पे लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक मुझे लाहौर हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा ना इस अदालती कार्रवाई को रोकने का, मैं इस अदालती कार्रवाई को रोक नहीं सकता। मैं अदालती कार्रवाई जारी व सारी रखूँगा। और फिर अदालती कार्रवाई जारी रही, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकी भी तो PTI के लोग हैं जो मुल्ज़मान के तौर पर शामिल हैं। आज की अदालती कार्रवाई में जो प्रोसिक्यूशन के 119 गवाह हैं, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे 5वां गैर अदालती कार्रवाई को लग गया है। 33 गवाहान के बयान ऑलरेडी कलमबंद हो चुके हैं। आज मज़ीद 8 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं, जिसके बाद इस केस में जितने गवाहों ने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं उनकी तादाद 41 हो गई है। यानी 1/3 के बयानात विटनेसेस के, प्रोसिक्यूशन के, गवाहान के आज कलमबंद हो चुके हैं। और अदालत ने आइंदा तारीख जो कि 27 सितंबर की दी है, प्रोसिक्यूशन के मज़ीद गवाहान को अदालत ने तलब कर लिया है। और आज जो गवाहान बयान कलमबंद करवाने के लिए आए थे उसमें पैमरा के ऑफिशियल थे, FIA के ऑफिशियल थे, PID के ऑफिशियल थे, असिस्टेंट कमिश्नर भी एक थे, वजारत दाखिला के ऑफिशियल थे, जिन्होंने ना सिर्फ अपना बयान कलमबंद करवाया बल्कि बयान रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ वो अपने साथ कुछ रिपोर्ट्स भी लेके आए थे। वो रिपोर्ट्स भी बतौर शहादत, बतौर सबूत GHQ रावलपिंडी हमला केस में उन्होंने अदालत में जमा करवाई। इसके बाद नाज़रीन, इसके साथ नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी उनका अदालत में ये कहना था कि इमरान खान को लीगल अपना वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करना अदालती कार्रवाई का मजाक है, कानून का मजाक है। आप खुली अदालत में इस केस की समाअत करें, हम इस पर आंखें बंद नहीं कर सकते। जज साहब ने कहा जाएँ, मेरे ऑर्डर को आप लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज कर दें, सत बिस्मिल्लाह, वहाँ से हुक्म इम्तना आया तो मैं अदालती कार्रवाई को यहाँ पे रोक दूँगा। इसके अलावा आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी अदालत लगाई। अवामी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के 25 से 30 अरकान मौजूद थे, 150 से 200 कारकुनान मौजूद थे। अब नाज़रीन, जो अवामी अदालत लगाने वाले हैं अडयाला जेल के बाहर, तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर रही है, पार्लियामेंट की कमेटियों से मुस्तफ़ी हो रही है, तो आप जाके अडयाला जेल के बाहर अवामी अदालत, अवामी अपना असम्बली, पार्लियामेंट आप लगा रहे हैं। जो आपको एक पार्लियामेंट मिली हुई है, जो असम्बली मिली हुई है, वहाँ पे जाके सारा कुछ एजिटेट करें ना, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वहाँ पे नहीं करना, वहाँ पे जाके करना है। चलें कर लें। अब नाज़रीन आते हैं बाकी ख़बरों की तरफ। खबर मानिका, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालती अहाते में तशद्दुद किया, जिस पर FIR का इंदराज और फिर चलान दाखिल अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, आज जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने इसमें मुल्ज़मान जो कि दोनों वकील हैं पेश नहीं हुए। अदालत ने मुल्ज़मान की अदम हाज़िरी पर केस की समाअत को 29 सितंबर तक तो मुलतवी कर दिया, लेकिन साथ में कहा कि आइंदा समाअत पे जो मुल्ज़मान हैं उन्हें चालान की नकूल दी जाएगी और जो आइंदा समाअत पर तारीख दी जाएगी उस रोज़ खबर मानिका पे तशद्दुद के जो मुल्ज़मान हैं उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद की जाएगी। अली मीन गंडापुर की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अली मीन गंडापुर साहब जिन्हें आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में असला शराब बरामदगी के केस में पेश होना था, लेकिन जज साहब की अदम दस्याबी पे केस की समाअत को कल 24 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया।
लेकिन जज साहब ने अली मीन गंडापुर के अरेस्ट वारंट जो थे उनको बरकरार रखा कि अरेस्ट वारंट जो है वापस नहीं होंगे। कल गंडापुर साहब सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। लेकिन गंडापुर साहब जो हैं कल अदालत में आते नहीं आते, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट चले गए। पेशावर हाई कोर्ट में अली मीन गंडापुर के वकला ने उनकी हिफाजती ज़मानत में तौसीक़ के लिए अदालत से रुजू किया और पेशावर हाई कोर्ट ने गंडापुर की जो हिफाजती ज़मानत है या राहदारी ज़मानत है उसमें 3 हफ्तों की तौसीक़ कर दी। ना सिर्फ 3 हफ्तों की तौसीक़ की बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जो असासाजात और नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी के मामले पे गंडापुर को नोटिस किया था, इलेक्शन कमीशन को भी अली मीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए 14 रोज़ में इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया है। इसके अलावा नाजरीन, जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ हसन न्याजी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस शहबाज रिजवी साहब कर रहे थे, फैसल सिद्दीकी साहब हसन न्याजी की तरफ से दलाइल दे रहे थे जिसमें यह कहा गया कि हसन न्याजी की जो मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी दी गई वो SHO ने दी, जबकि बाकी लोगों के जो कस्टडी मिलिट्री कोर्ट को दी गई वो अदालत से मांगी गई थी। तो ये मिलिट्री कोर्ट को कस्टडी देने का फैसला ही गलत था। अदालत ने इस पर किया ये है कि दलाइल सुनने के बाद केस का जो फैसला है उसको महफूज कर लिया है कि जो एतराज़ात हसन न्याजी की दरख्वास्त पे लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं गलत हैं, उसका फैसला महफूज किया गया है, जो अदालत आज कल में 1-2 दिन में अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अलीमा खान साहबा को रावलपिंडी की अदालत ने बतौर मुलजमा 29 सितंबर को बुला लिया है। इसके साथ साथ ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्ठा, जिनके वारंट गिरफ्तारी और वो भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जज अफजल मंजूका साहब ने जारी किए थे, आज ये दोनों मियाँ बीवी खातून अपने वकला रहनुमा हैं दोनों, ये आज पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी 9 अक्टूबर तक जो है राहदारी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली है और 9 अक्टूबर तक ईमान मज़ारी को और अली हादी चट्ठा को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। जब नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने पूछा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कि क्या दोनों जो पटिशनर हैं ये वकला हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि बिल्कुल ईमान मज़ारी और अली हादी चट्ठा वकील हैं और बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक्टिविस्ट भी हैं। जज साहब ने पूछा कि क्या FIR के इंदराज के बाद ये दोनों पटिशनर जो हैं अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा पेशावर आए हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि बिल्कुल दोनों वकला रहनुमा जो हैं, जो कि मियाँ बीवी भी हैं, वो पहली मरतबा पेशावर आए हैं पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत हासिल करने के लिए। तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक उनकी जो राहदारी ज़मानत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन, डकी भाई जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था मालियाती फ्रॉड में, अब जो NCCI है उसके ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ गैर ज़िम्मेदारी का केस नहीं, ये मालियाती फ़्रॉड का केस है और इसमें तहकीकात का जो दायरा है उसको वसी किया जा सकता है। अब डकी भाई जिनका बार बार जिस्मानी रिमांड लिया गया, लेकिन बाद अज़ां अदालत की तरफ से उनको फ़िज़िकल रिमांड से की जो इस्तदाद थी मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया गया था, तो डकी भाई ने फिर ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया था, लेकिन उनकी जो ज़मानत थी वो ज़मानत जो है अदालत की जानिब से उनको नहीं दी गई और अदालत ने जो ज़मानत दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अदालत में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुलज़म की ज़मानत नहीं दी जा सकती, ये मालियाती फ़्रॉड का केस है और मुलज़म से अब तक जो है वो 3 लाख जो डॉलर्स हैं वो भी बरामद किए जा चुके हैं। 17 अगस्त को डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अदालत के फैसले के बाद, ज़मानत दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद डकी भाई को एपलेट फोरम पर रजू करना पड़ेगा और जब तक एपलेट फोरम पे, किसी भी एपलेट फोरम से उनकी ज़मानत एक्सेप्ट नहीं होती है, डकी भाई को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो कुछ डकी भाई के साथ हो रहा है इसमें मज़ीद यूट्यूबर्स के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन ये मैं कहना चाहूँगा कि जिन सोशल मीडिया ऐप्स की बात की जाती है, जिन गैम्बलिंग ऐप की बात की जाती है, उसकी अगर प्रमोशन में डकी भाई ने किरदार अदा किया तो उन ऐप्स की प्रमोशन में कुछ और भी पाकिस्तान की नामवर शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, ताकतवर शख्सियात हैं, तो कानून का जो हाथ है अगर वो डकी भाई के गिरबान पे गया है, डकी भाई को कॉलर से पकड़ लिया गया है, तो बाकी जिन लोगों ने उन गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन की है और उन गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन में उन लोगों को, उन नामवर शख्सियात को देख के पाकिस्तान के शहरियों ने अगर अपने करोड़ों अरबों हार रुपया लुटाया है
तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ डकी भाई को निशाना नहीं बनाना चाहिए, बाकी जिन लोगों ने अपने इस किस्म की वो की हैं, प्रमोशंस की हैं, फिर उनको भी इस इंक्वायरी में, इस तहकीकात में, इस कानूनी कार्रवाई में उन्हें भी इसका जो है वो हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप का जो मैच है, जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो या तो शुरू होने वाला होगा या फिर शुरू हो चुका होगा, या पाकिस्तान के मैच का इख्तिताम हो चुका होगा, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच का। तो मेरी तो नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, दुआएं हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में कामयाबी हासिल करे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।